हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और 22 फरवरी 2024 को हिंदी विषय का पेपर देंगे। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, 22 फरवरी 2024 को आपका हिंदी विषय का पेपर है। बोर्ड एग्जाम है 22 फरवरी से। और आप सभी ने 26 जनवरी अर्थात गणतंत्र दिवस को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मना लिया होगा। और आज है मेरे प्यारे बच्चों 27 जनवरी। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आपके पास समय देखा जाए तो बहुत ही कम है। हिंदी विषय के अतिरिक्त आपको अन्य विषयों को भी तैयार करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब जो मॉडल पेपर मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा हिंदी विषय के या सामाजिक विज्ञान विषय के, गृह विज्ञान विषय के या फिर चित्रकला विषय के, उन सभी पेपर्स को पूरा पूरा सॉल्व कराऊंगा। जैसा कि यहाँ पर ये जो मॉडल पेपर है हिंदी विषय का मॉडल पेपर है, 801 डीसी कोड का मॉडल पेपर है। इस मॉडल पेपर के सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व कराऊंगा और इनके साथ जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न और बन सकते हैं वो भी बताऊंगा आपको। और जो वर्णनात्मक प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से आप देख रहे हैं खंड बाग के अंतर्गत जो वर्णनात्मक प्रश्न है, यहाँ से आपको कॉपी पर लिखना होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पेपर को मैंने पूरा सॉल्व किया है। मैं पूरा एक एक चीज बताऊंगा इस वीडियो में कैसे क्या आपको लिखना है, ताकि आप जो है 22 फरवरी को 70 में 70 अंक जरूर लेकर आओ। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप 70 में 70 अंक लाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। एक एक चीज मैं आपको समझाने वाला हूँ, वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हो, विषय कोड क्या होता है? हिंदी विषय का कोड होता है 901। अब पेपर में आपको समय मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का। पेपर का पूर्णांक रहेगा मेरे प्यारे बच्चों 70 अंकों का। यहाँ पर नोट में लिखा हुआ है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। 15 मिनट पहले आपको पेपर मिल जाएगा। किस लिए मेरे प्यारे बच्चों? पढ़ने के लिए मिलेगा। प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित रहेगा। और यहाँ पर मैं आपको एक और जानकारी दे दूं कि 15 मिनट आपको मिलेंगे पेपर पढ़ने के लिए, यानी 3 घंटे आपको मिलेंगे पेपर को सॉल्व करने के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, पेपर 2 खंडों में विभाजित रहेगा, खंड आ एवं खंड बा में। खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं। खंड बा है, इसमें 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न होंगे। आपको मैंने कई मॉडल पेपर में भी बताया है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो खंड आ है इसके अंतर्गत जो 20 यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न हैं, इनका उत्तर आपको कहाँ पर फिल करना होगा? OMR शीट में फिल करना होगा। यदि आप इन 20 प्रश्नों का उत्तर OMR शीट में सही उत्तर भर देते हैं, सही तरीके से भर देते हैं, तो मैं वादा करता हूं कि 20 में से 20 अंक आपके पूरे पूरे पक्के हो जाएंगे। राइटिंग आपकी चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को आप अपनी नोट्स पर लिख लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि ये बोर्ड परीक्षा 2024 में 100% पूछे ही जाएंगे। पहला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। मेरे प्यारे बच्चों, पहला है विकल्प यहाँ पर अजंता डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का नाटक है। दूसरा कथन है शिक्षा और संस्कृति, यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है। तीसरा है कथन त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल की कहानी संग्रह है। चौथा कथन है इंद्रजाल जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध उपन्यास है। तो आप सभी जानते हैं कि शिक्षा और संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की रचना है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। दूसरा प्रश्न है बर्फ की गुड़िया। बर्फ की गुड़िया के रचनाकार कौन है? ये सभी प्रश्न आप लोग तैयार कर लेंगे, लिख लेंगे और इन्हें रट लेंगे। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, बर्फ की गुड़िया किसकी रचना है? विकल्प इस प्रकार से हैं इस प्रश्न के।
पहला है विकल्प जयप्रकाश भारती, दूसरा विकल्प है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तीसरा है विकल्प पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, चौथा विकल्प है रामधारी सिंह दिनकर। तो बर्फ की गुड़िया के रचनाकार कौन है? मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बर्फ की गुड़िया जयप्रकाश भारती जी की रचना है। प्रश्न संख्या 3 है मेरे प्यारे बच्चों, कलकत्ता से पीकिंग किस विधा की रचना है? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, कलकत्ता से पीकिंग क्या रिपोर्टाज यानी रिपोर्टाज विधा पर आधारित रचना है, या कहानी विधा पर आधारित रचना है, या मेरे प्यारे बच्चों संस्मरण विधा पर आधारित रचना है, या फिर यात्रा वृत्त विधा पर आधारित रचना है? तो कलकत्ता से पीकिंग किस विधा पर आधारित रचना है? इसका उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान देंगे, कलकत्ता से पीकिंग यात्रा वृत्त विधा पर आधारित रचना है। यहाँ पर चौथा विकल्प सही होगा। यदि प्रश्न में पूछ लिया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, कलकत्ता से पीकिंग के लेखक कौन है? उत्तर क्या हो जाएगा? भगवत शरण उपाध्याय जी। भगवत शरण उपाध्याय जी हैं कलकत्ता से पीकिंग रचना के लेखक। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 4 है यहाँ पर, खादी का अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पर विकल्प इस प्रकार से दिए गए हैं इस प्रश्न के। पहला विकल्प है जयशंकर प्रसाद, दूसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा विकल्प आचार्य रामचंद्र शुक्ल, चौथा है विकल्प भगवत शरण उपाध्याय। खादी का अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन है मेरे प्यारे बच्चों? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, खादी का अर्थशास्त्र नामक रचना के लेखक हैं। प्रश्न संख्या 5 है, वेरी इंपॉर्टेंट आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए, घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है? यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, पहला है विकल्प अज्ञे जी, दूसरा विकल्प है मोहन राकेश, तीसरा विकल्प है राहुल सांकृत्यायन, चौथा है विकल्प धर्मवीर भारती। तो राहुल सांकृत्यायन जी के द्वारा लिखी गई रचना है घुमक्कड़ शास्त्र। प्रश्न संख्या 6 है मेरे प्यारे बच्चों, कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो कामायनी महाकाव्य क्या निराला अर्थात सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है, या दूसरा विकल्प है सुमित्रा नंदन पंत, तीसरा विकल्प है महादेवी वर्मा, चौथा विकल्प है जयशंकर प्रसाद। तो कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, कामायनी महाकाव्य के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद जी। जो कामायनी है महाकाव्य है और इसके रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद जी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, अनामिका के रचयिता कौन है? विकल्प इस प्रकार से हैं मेरे प्यारे बच्चों, पहला विकल्प है सुमित्रा नंदन पंत, दूसरा विकल्प है महादेवी वर्मा, तीसरा विकल्प है अज्ञेय, चौथा विकल्प है निराला। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, अनामिका के रचयिता कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, अनामिका रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। प्रश्न संख्या 8 है यहाँ पर, निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि कौन है? पहला है विकल्प बिहारी लाल, दूसरा विकल्प महाकवि भूषण, तीसरा विकल्प है अज्ञेय, चौथा विकल्प है सुमित्रा नंदन पंत। तो प्रयोगवादी कवि कौन है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, प्रयोगवादी कवि हैं महाकवि भूषण तो है नहीं, यहाँ पर उत्तर हो जाएगा अज्ञेय जी। और अज्ञेय जी ने यहाँ पर एक प्रश्न और बनता है, तार सप्तक का संपादन या प्रकाशन किसने किया? अज्ञेय जी ने किया। किसने मेरे प्यारे बच्चों? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी ने। कब किया? एक प्रश्न और आ जाता है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? उत्तर हो जाएगा सन 1943 ईस्वी। प्रश्न संख्या 9 है मेरे प्यारे बच्चों, प्रजाहितैषी समाचार पत्र निकालने वाले हिंदी सेवी कौन थे? क्या राधा चरण गोस्वामी जी थे, या बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी थे, या राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, या राजा लक्ष्मण सिंह जी? तो इसका उत्तर हो जाएगा राजा लक्ष्मण सिंह जी ने प्रजाहितैषी समाचार पत्र निकाला था। प्रश्न संख्या यहाँ पर आप देख रहे हैं, प्रश्न आ भी गया यहाँ पर,
तार सप्तक के संपादक थे। कौन थे? क्या महादेवी वर्मा जी, या दूसरा है विकल्प मुंशी प्रेमचंद, तीसरा विकल्प है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, चौथा विकल्प है श्याम नारायण पांडे। तो तार सप्तक का संपादन किया था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी ने। कब? 1943 ईस्वी में। प्रश्न संख्या यहाँ पर आप देखेंगे, प्रश्न संख्या है 11 यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी में कौन सा रस है? क्या वीर रस है, हास्य रस है, रौद्र रस है, या करुण रस है? तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी, यहाँ पर है कौन सा रस? करुण रस है। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। तो शोक यहाँ पर है दिए गए उदाहरण में। क्यों? क्योंकि भगवान राम लक्ष्मण के साथ सीता जी की खोज के लिए निकल पड़ते हैं। जब सीता जी का अपहरण रावण के द्वारा कर लिया जाता है तो भगवान राम क्या करते हैं? हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, सभी खग अर्थात पक्षियों से, सभी मृगों से, हिरणों से, मधुकरों भौरों से और जो लताएं हैं पेड़ पौधों से पूछ रहे हैं कि क्या तुमने मेरी मृग नयनी यानी जिसके नेत्र मृग के नयनों के समान सुंदर हैं ऐसी मेरी प्रिय सीता को देखा है? तो यहाँ पर कौन सा रस हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? करुण रस हो जाएगा। क्योंकि यदि आपकी कोई वस्तु खो जाती है जो कि प्रिय वस्तु है और आपको उस वस्तु के खो जाने पर क्या होगा? दुख होगा, सुख कभी नहीं होगा। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर सीता जी का अपहरण हो गया है प्रस्तुत उदाहरण के अंतर्गत। अब भगवान राम उनको खोज रहे हैं, सभी से पूछ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर है करुण रस। आप लोग ध्यान दीजिएगा। जहां किसी एक वस्तु की किसी दूसरी प्रसिद्ध वस्तु से गुण धर्म और रूप के कारण समानता या तुलना की जाती है वह कौन सा अलंकार होता है? वहां कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार या रूपक अलंकार, उपमा अलंकार या फिर श्लेष अलंकार? तो जहां किसी एक वस्तु की किसी दूसरी प्रसिद्ध वस्तु से गुणधर्म और रूप के कारण समानता या तुलना की जाती है वहां पर होता है मेरे प्यारे बच्चों उपमा अलंकार। प्रश्न संख्या यहाँ पर 13 है। आप लोग ध्यान देंगे। रोला में कितने चरण होते हैं? तो आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों। क्या रोला में 2 चरण होते हैं, या 3 चरण होते हैं, या 4 चरण होते हैं, या फिर 5 चरण होते हैं? तो रोला में 4 चरण होते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा। यदि प्रश्न पूछ लिया जाता है रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो रोला के प्रत्येक चरण में होती हैं 24 मात्राएं। कितनी? 24 मात्राएं होती हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पर अगला है मेरे प्यारे बच्चों। अपमान में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो क्या छोटा आ जिसे ह्रस्व आ कहा जाता है ये लगा है, या मान लगा है, या अप लगा है, या परि लगा है? तो आप सभी जानते हैं अपमान का जो है यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, मान जो है यह मूल शब्द है। क्या है? मान है मूल शब्द, और इसमें उपसर्ग क्या लग गया है? अप। तो क्या हो गया? अपमान हो गया। यानी यहाँ पर कौन सा उपसर्ग लगा है मेरे प्यारे बच्चों? अप उपसर्ग लगा है। प्रश्न संख्या यहाँ पर 15 है। चर और अचर में समास कौन सा है? तो पहला विकल्प है मेरे प्यारे बच्चों द्वंद्व समास, दूसरा विकल्प है द्विगु समास, तीसरा है बहुब्रीहि समास, चौथा है कर्मधारय समास। तो चर और अचर में कौन सा समास है मेरे प्यारे बच्चों? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा चर और अचर में। यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं जिस समास का पहला पद
और दूसरा पद। पहला पद और दूसरा पद यानी दोनों पदों की प्रधानता होती है, पहले पद की भी और दूसरे पद की भी, यानी दोनों पदों को समान समझा जाता है, दोनों पदों की बराबर वैल्यू होती है। वहां पर होता है कौन सा समास? द्वंद्व समास होता है। अब यहाँ पर चर का जितना महत्व है उतना ही महत्व अचर का भी है, इसलिए यहाँ पर कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। मेरे प्यारे बच्चों, जहां पर दोनों पदों की प्रधानता होती है वहां पर होता है द्वंद्व समास। इसके बाद प्रश्न संख्या यहाँ पर आप देखेंगे 16 है। हिमांशु, सुधांशु, इंदु आदि किसके पर्यायवाची हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हिमांशु, सुधांशु, इंदु आदि किसके पर्यायवाची हैं? चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। प्रश्न संख्या 17 है मेरे प्यारे बच्चों, युष्मत की विभक्ति एवं वचन बताइए। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पंचमी विभक्ति और बहुवचन। यहाँ पर ये वाला उत्तर सही हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 18 है, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य का तत्व नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य का तत्व नहीं है? पहला है विकल्प यहाँ पर जिज्ञासा, दूसरा विकल्प है विविध, तीसरा विकल्प है सार्थकता, चौथा है विकल्प सानिध्यता। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कौन सा है जो वाक्य का तत्व नहीं है? उत्तर हो जाएगा यहाँ पर विधेय। प्रश्न संख्या 19 है मेरे प्यारे बच्चों, जब वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हो तो उसे क्या कहते हैं? जब वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार होते हैं तो उसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों कर्तरी प्रयोग। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्या भावे प्रयोग कहा जाता है? ऐसा उत्तर हो जाएगा। तो आप लोग इसका क्लियर आंसर बताइएगा। फिलहाल ये आंसर मैं आपसे जानना चाहता हूं। प्रश्न संख्या 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा पद विकारी है? सर्वनाम, विशेषण, संज्ञा या उपर्युक्त सभी। तो इन सभी के कारण क्या होता है? विकार उत्पन्न हो जाता है, इसलिए यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर उपरोक्त सभी। अब मेरे प्यारे बच्चों, बारी आती है आपको कॉपी पर कैसे लिखना है। बोर्ड परीक्षा की कॉपी पर आपको वर्णनात्मक प्रश्नों का उत्तर कैसे लिखना है ताकि आप 50 में 50 अंक पूरे ला सको, क्योंकि 50 अंकों का है वर्णनात्मक प्रश्नों वाला पार्ट। यहाँ पर पहला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला गद्यांश है, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहे उसे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। पर ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में ना तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और ना हमारे लिए कोई सहारा रहता है। मेरे प्यारे बच्चों, यह गद्यांश है और इस गद्यांश का पहला प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। कैसे आपको सॉल्व करना है बोर्ड परीक्षा की कॉपी पर? मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, सबसे पहले आप प्रश्नोत्तर संख्या डाल दीजिएगा और सबसे ऊपर आप डाल दीजिएगा खंड बा। यहाँ पर खंडबा है इसलिए खंडबा डाल देंगे। एक बार आप डालना, खंडबा बार बार आपको नहीं डालना है। फिर प्रश्नोत्तर संख्या 1 वाले गद्यांश का कर रहे हैं तो 1, अथवा वाले को कर रहे हैं तो अथवा, तो 1 यहाँ पर डाल दिया मैंने। फिर इसके बाद संकेत हेडिंग डाल दी। अब संकेत के रूप में आप गद्यांश के शुरुआत के शब्द यहाँ पर क्या हैं? हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं। और अंतिम के शब्द क्या हैं? कोई सहारा रहता है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया संकेत के रूप में हम लोग कच्ची मिट्टी, फिर अंतिम के शब्द को लिख दिया रहता है। इसके बाद संदर्भ हेडिंग डाली जाएगी। अब संदर्भ क्या होगा? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आप काले पेन से लिखेंगे, के गद्य खंड भी आप काले पेन से लिखेंगे, में संकलित मित्रता, पाठ का नाम क्या है? मित्रता। शीर्षक पाठ से उद्धृत है जिसके लेखक, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ पर लेखक होगा
जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, संदर्भ लिखते समय जो भी काले पेन से लिखा है मैंने, ये सारी चीजें आपको काले पेन से ही लिखना है, आपके 2 नंबर पूरे पक्के हो जाएंगे। गद्यांश का यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों दूसरा प्रश्न है, आप लोग ध्यान देंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जो भी रेखांकित अंश होगा गद्यांश में उसी की व्याख्या करनी है। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, रेखांकित अंश है, हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं और यह यहाँ तक रेखांकित है, बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। तो इसकी व्याख्या क्या हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, रेखांकित अंश की व्याख्या आपको हेडिंग डाल देना है काले पेन से। अब व्याख्या क्या होगी, शुक्ल जी कहते हैं कि हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति की भांति हैं, जिसे चाहे जो स्वरूप दे दिया जाए, चाहे कोई हमें राक्षस बना दे या कोई देवता बना दे, क्योंकि बाल्यावस्था में हमारा चित्त अत्यंत कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने में सक्षम रहता है, हमारे भाव अपरिमार्जित रहते हैं और हमारी प्रवृत्ति भी अपरिपक्व रहती है। ऐसे समय में हमें ऐसे लोगों से मित्रता नहीं करनी चाहिए जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हम उनकी एक बात का विरोध नहीं कर पाते मेरे प्यारे बच्चों, और सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रश्न है किन लोगों की संगत करना हमारे लिए बुरा है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, इस तरह का प्रश्न जो आएगा इसका उत्तर आप लोग गद्यांश में ही ढूंढकर लिख पाओगे। फिलहाल इसका उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे लोगों की संगत करना हमारे लिए बुरा है जो इससे अधिक दृढ़ संकल्प यानी हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के होते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो अथवा में गद्यांश है यह किस पाठ से लिया गया है, जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त कर उसे अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ काटा है। मेरे प्यारे बच्चों यह लिया गया है अजंता शीर्षक पाठ से, और इस पाठ के लेखक कौन है, भगवत शरण उपाध्याय जी, भगवत शरण उपाध्याय जी हैं इस पाठ के लेखक। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पुरते निक सी रघुबीर बधू, धरि धीर दये मग में डग द्वय, झलकी भरी भाल कनी जल की, पुट सूखी गए मधुराधर वै। मेरे प्यारे बच्चों यह जो पद्यांश है लिया गया है किस पाठ से, वन पथ पर शीर्षक पाठ से, और इस पाठ के रचनाकार हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। कौन है रचनाकार मेरे प्यारे बच्चों, गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। इसके बाद आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो दूसरा यानी अथवा में जो पद्यांश है, निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु है एक विश्राम स्थल, जीव जहां से फिर चलता है धारण कर नव जीवन संबल, मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त्र बहाकर। तो यहाँ पर इसको मैं सॉल्व कराऊंगा मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्नोत्तर संख्या आपको डाल देना है 2 का अथवा, और फिर संकेत हेडिंग डाल देना है। फिर जिस पद्यांश को आप सॉल्व कर रहे हैं, हल कर रहे हैं, उसके शुरुआत के, जैसे कि यहाँ पर शुरुआत के शब्द क्या हैं, निर्भय स्वागत करो, यहाँ पर शुरुआत के शब्दों को लिख दिया मैंने और अंतिम के शब्दों को भी लिख दिया है वस्त्र बहाकर। अब संदर्भ हेडिंग डाल दी गई है। संदर्भ क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, प्रस्तुत पद्यांश, जो काव्य खंड होता है वो पद्यांश का भाग होता है, जो गद्य खंड होता है वो गद्यांश का भाग होता है। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित स्वदेश प्रेम शीर्षक कविता से उद्धृत है। मेरे प्यारे बच्चों हिंदी आपको काले पेन से लिखना होगा। काव्य खंड का जब संदर्भ आप लिखेंगे किसी काव्य खंड का, तो काव्य खंड आपको लिखना होगा काले पेन से। मेरे प्यारे बच्चों पाठ यानी शीर्षक का नाम भी आप लोग काले पेन से ही लिख कर जाइएगा, और इसके बाद आप लोग ध्यान दीजिएगा रचयिता का नाम भी आपको काले पेन से ही लिखना है। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसके बाद यहाँ पर जो दूसरा प्रश्न है गद्यांश का नहीं पद्यांश का,
रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त्र बहाकर। मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, यानी रेखांकित अंश की व्याख्या क्या होगी। इस तरह से आपको हेडिंग डाल देना है, रेखांकित अंश की व्याख्या। और व्याख्या क्या हो जाएगी कि मृत्यु तो एक ऐसी नदी है जिसमें स्नान करके मानव अपने जीवन भर के परिश्रम और थकान को त्याग देता है तथा उत्साह और उल्लास का अनुभव करता है। वह अपने पुराने वस्त्र रूपी शरीर को त्याग कर नवीन वस्त्र के समान नवीन शरीर को धारण कर लेता है। इसीलिए हमें निर्भीकता और उल्लास के साथ मृत्यु का स्वागत करना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, तीसरा प्रश्न है पद्यांश का। आप लोग ध्यान दीजिएगा, मृत्यु को किस प्रकार की नदी बताया गया है। तो मृत्यु को एक ऐसी नदी बताया गया है जिसमें स्नान करके मानव अपने जीवन भर के परिश्रम और थकान को त्याग देता है तथा उत्साह और उल्लास का अनुभव भी करता है। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रश्न अगला है यहाँ पर कि मृत्यु को किस प्रकार की नदी बताया गया है। तो इसका उत्तर आप लोग देख सकते हैं, मैंने आपको बता ही दिया है। अब बारी आती है प्रश्न संख्या यहाँ पर 3 की। दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। और मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बताने वाला हूं यहाँ पर जो पहला ही गद्यांश है संस्कृत का, इसका हिंदी अनुवाद और संदर्भ। तो सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या आपको डाल देना है। इस तरह से आप लोग ध्यान देंगे, यदि आप इसी पैटर्न पर आधारित कॉपी लिखते हैं तो आपके 70 में 70 आने से कोई नहीं रोक सकता। अब मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले तो आप गद्यांश के शुरुआत के शब्दों को काले पेन से लिख देंगे, फिर अंतिम के शब्दों को लिख दीजिएगा। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, नागरिका बहुकालम, और अंतिम का शब्द क्या है, दत्ताने। अब इसके बाद आप हेडिंग डाल देंगे संदर्भ। संदर्भ क्या होगा, संस्कृत के किसी भी पाठ का संदर्भ से यही रहेगा, बस एक चीज आपको बदलनी है। प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी आप काले पेन से लिखेंगे, के संस्कृत खंड भी आप काले पेन से लिखिएगा। में संकलित प्रबुद्धो ग्रामीणा शीर्षक पाठ से उद्धृत है। प्रबुद्धो ग्रामीणा शीर्षक पाठ यानी पाठ का नाम भी आपको काले पेन से ही लिखना है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसके बाद आपको हिंदी अनुवाद करना है। तो हिंदी अनुवाद क्या होगा, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे। आगे है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, अहम अस्या पहलिकाया उत्तरम न जानामि इदम श्रुत्वा ग्रामीणा अकथयत यदि भवान उत्तरम न जानाति तर्हि ददातु 10 रूपकाणि अतः मलेन मुखेन नागरिकेण शर्तानुसारम 10 रूपकाणि दत्तानि। मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी अनुवाद होगा, नागरिक ने बहुत समय तक सोचा परंतु वह पहेली का उत्तर देने में समर्थ न हुआ, इसलिए उस ग्रामीण से कहा मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता। यह सुनकर ग्रामीण ने कहा यदि आप उत्तर नहीं जानते तो दीजिए 10 रुपये। इसलिए मुरझाए हुए मुख वाले नागरिक ने शर्त के 10 रुपये दे दिए। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखेंगे अथवा में गद्यांश है, इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली। तो यह लिया गया है किस पाठ से, वाराणसी शीर्षक पाठ से। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, प्रश्न संख्या 4 है। यहाँ पर दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए और जिसके लिए आपको मिलेंगे 5 अंक। तो यहाँ पर पहला है संस्कृत का पद्यांश, मानम हित्वा प्रियो भवति क्रोधम हित्वा न सोचति कामम हित्वार्थवान भवति लोभम हित्वा सुखी भवेत। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, कुछ इस तरह से आपको प्रश्नोत्तर संख्या 4 का कर रहे हैं। तो 4 यानी जिस प्रश्न को आप कर रहे हैं अथवा वाला तो अथवा डालिए, नहीं कर रहे हैं अथवा वाला तो आप ऐसे ही लिख दीजिए। फिर संकेत आप हेडिंग डाल दीजिएगा, जिस श्लोक को सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर मानम हित्वा प्रियो भवति ये शुरुआत के शब्द हैं और हित्वा सुखी भवेत यानी लोभम हित्वा सुखी भवेत ये अंतिम के शब्द हैं। इस तरह से आपको लिख देना है। फिर इसके बाद आप काले पेन से हेडिंग डालिएगा संदर्भ। अब संदर्भ क्या हो जाएगा,
प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आप काले पेन से लिखेंगे, के संस्कृत खंड भी आप काले पेन से लिखिएगा, में संकलित जीवन सूत्राणी नामक पाठ से अवतरित है या शीर्षक पाठ से अवतरित है। पाठ का नाम भी आपको काले पेन से ही लिखना है। अब इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? मानम हित्वा प्रियो भवति और क्रोधम हित्वा न सोचत, यानी मनुष्य अभिमान को छोड़कर सबका प्रिय बन जाता है। यानी मनुष्य अभिमान को छोड़ना प्रिय होता है, मनुष्य का अभिमान छोड़ना सबसे प्रिय हो जाता है वह व्यक्ति। आगे है यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, कामम हित्वार्थवान भवति लोभम हित्वा सुखी भवेत। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, कामना को छोड़कर व्यक्ति धनवान होता है और लोभ को छोड़कर वह सुखी हो जाता है। तो ये हो गया इस श्लोक का हिंदी अनुवाद। अब अथवा में यहाँ पर जो दिया गया है श्लोक, उत्तरम यत समुद्रस्य हिमांद्रश्चैव दक्षिणाम, मेरे प्यारे बच्चों यह लिया गया है धीरः धीरेण पूजते शीर्षक पाठ से। और आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना अपने सभी इष्ट मित्रों में। प्रश्न संख्या 5 यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। 5 नंबर का प्रश्न यह नहीं है, 3 नंबर का प्रश्न है। और जो भी खंड काव्य आपके जिले के लिए निर्धारित हैं उसी में से किसी एक प्रश्न का आपको उत्तर देना है, 3 नंबर आपको मिलेंगे। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप किस जिले से हैं। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 6 का है, यहाँ पर दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर का यह भी प्रश्न पूछा जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा भगवत शरण उपाध्याय जी का जीवन परिचय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय मैं बता चुका हूं। मेरे प्यारे बच्चों कैसे आपको लिखना है, तो प्रश्नोत्तर संख्या 6 का ये आपको हेडिंग डालना होगा। फिर जो भी जीवन परिचय आप लिखने जा रहे हैं उनका नाम यहाँ पर लिखा जाएगा और नंबर यहाँ पर डाल दीजिएगा, जैसे कि यहाँ पर दूसरे नंबर पर हैं। और इसके बाद महत्वपूर्ण बिंदु आप जरूर लिखेंगे, जैसे जिस भी कवि या लेखक का जीवन परिचय आप लिखेंगे महत्वपूर्ण बिंदु जरूर लिखिएगा। जैसे जन्म कब हुआ भगवत शरण उपाध्याय जी का, सन 1910 ईस्वी में। जन्म स्थान क्या था, उजियारी जो कि बलिया में है। शिक्षा इन्होंने एमए तक प्राप्त की और मृत्यु कब हो गई, 12 अगस्त 1982 को। इनकी प्रमुख रचनाएं खून के चीटे, कलकत्ता से पीकिंग इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे जीवन परिचय हेडिंग इस तरह से डाली जाती है। और कैसे आपको लिखना है जीवन परिचय ताकि आपके पूरे नंबर मिल सके। डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का जन्म बलिया जिले के उजियारी नामक ग्राम में सन 1910 ईस्वी में हुआ था। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं इन्हें आप काले पेन से जरूर लिखिएगा, जैसा कि मैंने लिखा है आप सभी को बताने के लिए। फिर इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपने प्राचीन इतिहास विषय में काशी विश्वविद्यालय से एमए किया। संग्रहालय में पुरातत्व विभाग में आपकी विशेष रुचि थी। आप प्रयाग और लखनऊ संग्रहालय में, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष के पद पर बहुत दिनों तक काम कर चुके हैं। कुछ दिनों तक बिड़ला महाविद्यालय में प्राध्यापक का काम किया। कुछ दिनों तक विक्रम महाविद्यालय में प्राचीन इतिहास विभाग में प्रोफेसर और अध्यक्ष पद पर कार्य करते रहे। आपने 100 से भी अधिक पुस्तकें लिखकर हिंदी साहित्य को समृद्धशाली बनाया। मेरे प्यारे बच्चों इनकी मृत्यु कब हो गई, 10 नहीं 12 मेरे प्यारे बच्चों इनकी मृत्यु कब हो गई, 12 अगस्त 1982 ईस्वी में हो गई। अब इनकी प्रमुख रचना कौन सी है, सागर की लहरों पर। मेरे प्यारे बच्चों इसके बाद आप देखेंगे प्रश्न संख्या यहाँ पर 6 खा है, दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 5 नंबर का प्रश्न है और ये तीनों जीवन परिचय आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे। तो बिहारी लाल जी का जीवन परिचय मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या हेडिंग डाल दी जाती है, फिर खा है तो खा वाले के बाद जो है उसको आप हेडिंग डाल सकते हैं। फिर इसके बाद बिहारी लाल का लिख रहा है।
फिर इसके बाद बिहारी लाल का जीवन परिचय आप लिख रहे हैं, इसलिए बिहारी लाल, फिर जिस नंबर पर हैं वो नंबर आपको डालना है। अब यहाँ पर आप देखोगे कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले तो महत्वपूर्ण बिंदु आप जरूर कॉपी के इस दिशा में लिखें। जैसे जन्म कब हुआ मेरे प्यारे बच्चों, सन 1603 ईस्वी में। जन्म स्थान क्या था, बसुआ गोविंदपुर। इनके पिता का नाम क्या था, केशव राय चौबे। रचना इनकी बिहारी सतसई, जो कि एकमात्र रचना है। और मृत्यु इनकी कब हो गई, 1663 ईस्वी में। अब इनका जीवन परिचय याद करने में और भी आसानी रहेगी। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, रीत काल के महान कलाकार बिहारी लाल का जन्म सन 1603 ईस्वी में ग्वालियर के निकट बसुआ गोविंदपुर नामक गांव में हुआ था। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, जो भी कंडीशन है गाड़ी की, तो मेरे प्यारे बच्चों आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, जो भी यहाँ पर पानी की आवश्यकता है, ठंडा या गर्म, आप लोग जरूर तैयारी करो। अब मेरे प्यारे बच्चों, जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन्हें मैंने काले पेन से लिखा है, आपको भी काले पेन से ही लिखना है। तो यहाँ पर आगे क्या होगा, जीवन परिचय। 8 वर्ष की आयु में इनके पिता इन्हें अपने साथ ओरछा बुंदेलखंड ले गए। इनके गुरु आचार्य केशव दास थे। बिहारी का बचपन ओरछा में बीता। युवावस्था में ये अपनी ससुराल मथुरा जाकर रहने लगे, किंतु ससुराल में उचित सम्मान न मिलने के कारण ये वहां से कन्नौज के राजा मिर्जा जयसिंह के दरबार में चले गए। वहां इन्हें पर्याप्त सम्मान मिला। कहते हैं कि उस समय राजा अपनी छोटी रानी के प्रेम पास में फंसे हुए थे। वह राजकाज की सब चिंता छोड़कर हर समय अपने महल में पड़े रहते थे। तब बिहारी ने राजा के पास एक दोहा लिखकर भेजा, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सौमिंध्यो आगे कौन हवाल। मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस एक ही दोहे ने राजा की आंखें खोल दी। वह ठीक से राज्य की देखभाल करने लगे। दरबारी जीवन में बिहारी को बहुत सम्मान मिला। कहा जाता है कि राजा जयसिंह बिहारी को प्रत्येक दोहे की रचना पर एक स्वर्ण मुद्रा अर्थात असरफी पुरस्कार देते थे। सन 1663 ईस्वी में इस महाकवि का परलोक वास हो गया। तो आपने देखा जीवन परिचय लिखने का सही तरीका। जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन्हें आप काले पेन से जरूर लिखिएगा। अब इनकी एकमात्र रचना है बिहारी सतसई, जिसमें कितने दोहे हैं, 719 दोहे हैं। प्रश्न संख्या यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या यहाँ पर 7 है। अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। 2 नंबर का प्रश्न है। अब आप यहाँ पर इस मॉडल पेपर में ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 2 श्लोक हैं, यानी संस्कृत के 2 पद्यांश हैं, यानी जो पेपर में पूछे जाएंगे उन श्लोकों को आपको नहीं लिखना है। इनके अतिरिक्त जो नहीं पूछा गया है वही प्रश्न संख्या 7 के अंतर्गत उत्तर के रूप में लिख दीजिएगा। जैसे प्रश्नोत्तर संख्या 7 है, यहाँ पर श्लोक मैंने लिखा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रश्न संख्या 8 है। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा पहले और दूसरे प्रश्न का उत्तर। वीरः केन पूजते, और ये सभी प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग जरूर तैयार कर लेना। प्रश्नोत्तर संख्या 8 का उत्तर क्या होगा, यानी 8 का पहले का उत्तर होगा वीरः वीरेण पूजते। दूसरा प्रश्न यहाँ पर है, आप लोग ध्यान देंगे, चंद्रशेखरः कः आसीत्। ये दोनों प्रश्न लगातार
बार बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं। तो उत्तर क्या होगा? चंद्रशेखरा एका प्रसिद्धा क्रांतिकारी देशभक्ता च आसीत। इसके बाद प्रश्न संख्या 9 है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो 7 नंबर का प्रश्न आएगा। 2023 में 9 नंबर का प्रश्न पूछा गया था। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इन सभी निबंधों को जरूर तैयार कर लेना। प्रश्न संख्या मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर है 10। यहाँ पर क्या है पूछा गया? 10 के अंतर्गत आकस्मिक अवकाश हेतु तो अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। तो मैं आपको इसी का उत्तर बताऊंगा। अथवा में प्रश्न है शहर की सफाई है तो अपने शहर के मुख्य नगर अधिकारी को एक पत्र लिखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रश्नोत्तर संख्या 10 हेडिंग डाल दी है मैंने। अब आकस्मिक अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र कैसे लिखना है, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, आदर्श इंटर कॉलेज जौनपुर महोदय, सबने निवेदन है कि आज कॉलेज आते समय मेडिकल चौराहे पर मेरी साइकिल स्कूटर से भिड़ गई। मेरे दोनों पैरों और सिर पर चोट लग गई है। यद्यपि प्राथमिक उपचार करा लिया है परंतु दर्द के कारण कक्षा में पढ़ने में असमर्थ हूँ। अतः आपसे निवेदन है कि मुझे 2 दिन का 15 व 16 या जो भी दिनांक आप डालना चाहो, क्योंकि आपको नमूने के तौर पर लिखना होगा। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग वीडियो शेयर कर देना, लाइक कर देना। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप किस जिले से हैं। यहाँ पर आपको क्या लिखना है? आपका आज्ञाकारी शिष्य, जो बालिकाएं हैं वह यहाँ पर लिखेंगी आपकी आज्ञाकारी शिष्या। यहाँ पर का खा गा, क्योंकि नाम नहीं डालना होता है पेपर में। और इसके बाद कक्षा 10 इस तरह से आप लोग लिख दीजिएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। यहाँ पर मैंने इस मॉडल पेपर को पूरा सॉल्व कराया है, कैसे आपको प्रश्नों का उत्तर लिखना है, कैसे आपको गद्यांश पद्यांश जीवन परिचय आपको कैसे लिखना है, सारी चीजें आपको बताई हैं इस वीडियो में। आप लोग जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों वीडियो को जरूर शेयर कर देना। जय हिंद।